प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं भंवर सिंह, प्रधानाचार्य भाल इंटर कॉलेज भायला, आज आपको पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधनों के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा। आप सबको विदित होना चाहिए कि हम जिस पर्यावरण के भाग हैं, जिस पर्यावरण में हम रहते हैं, बढ़ती आबादी के कारण उस पर्यावरण के संसाधनों पर बहुत अधिक दबाव है, जिसके कारण कई प्रकार की गंभीर समस्याएं उत्पन्न हो गई हैं। इसलिए हम सबको इसकी जानकारी बहुत आवश्यक है। पर्यावरण के इस अध्याय में हम आज मुख्य बातों का इस प्रकार अध्ययन करते हैं। पर्यावरण की जानकारी में हम आज इसका परिचय प्राप्त करेंगे कि पर्यावरण क्या है, इसके प्रकार क्या हैं, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण चिंतन के कारण क्या हैं, पर्यावरण जागरूकता को कैसे बढ़ाया जाए, साझी संपदा किसे कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, पर्यावरण आंदोलन क्यों हुए, निर्जन वन किसे कहते हैं, संसाधनों की भू राजनीति क्या है, मूलवासी और उनके अधिकार क्या हैं। इस पर्यावरण के अध्याय में आज ये सारी चीज़ें विस्तार से हम अध्ययन करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सबसे पहले हम पर्यावरण को जानते हैं कि पर्यावरण का अर्थ क्या है। पर्यावरण दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण। परि का अर्थ है चारों ओर और आवरण का अर्थ है घेरा। मानव के चारों ओर परिस्थितियों का वो घेरा जिसमें मानव निवास करता है, इसे ही पर्यावरण कहते हैं। इसमें वायु है, जल है, मृदा है, पेड़ पौधे हैं, प्राणी हैं, ये सभी पर्यावरण के अंग हैं। इन्हीं सब से मिलकर पर्यावरण बना है। पर्यावरण के संगठन में दो तत्व निम्नलिखित हैं। पहला है जैव संगठक, इसमें मानव सहित समस्त जीव जंतु आते हैं जिनमें जीवन है। दूसरा आता है अजैव संगठक, इसमें ऐसे संगठक हैं जिनमें जीवन नहीं है। इनमें वायु है, जल है, मृदा है, ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश आदि, ये सब अजैव संगठक कहलाते हैं। पर्यावरण के प्रकार में दो प्रकार हैं पर्यावरण के। पहला कहलाता है भौतिक या प्राकृतिक पर्यावरण। प्रकृति का पर्यावरण का वह भाग जो प्रकृति निर्मित है उसे प्राकृतिक पर्यावरण कहा गया है, जिसमें इन सारे तत्व सम्मिलित रूप से भौतिक पर्यावरण कहलाएंगे, जिसमें मानव जन्म लेते ही अपने चारों ओर एक विशेष प्रकार का भौतिक वातावरण पाता है। इसमें तत्व होते हैं भौगोलिक स्थिति, महासागर और तट, नदियाँ और झीलें, मिट्टी और खनिज पदार्थ, भूमिगत जल, देशों का आकार और विस्तार, जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति तथा जैविक तत्व। ये सब के सब जो प्रकृति निर्मित हैं, ये सब भौतिक पर्यावरण के अंग कहलाते हैं। पर्यावरण का दूसरा भाग होता है सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण। इसमें मानव द्वारा निर्मित किए गए पर्यावरण की कुछ बातें आती हैं, जिसमें कृषि है, उद्योग धंधे हैं, सड़क और अन्य परिवहन के साधन हैं, संस्कृति है, संचार के साधन हैं, ग्रामीण व नगरीय बस्तियां हैं तथा समुद्री पतन है। ये सब के सब जो मानव ने निर्मित किया है, इसे सांस्कृतिक या मानव निर्मित पर्यावरण कहा जाता है। वैश्विक राजनीति में पर्यावरण के चिंतन का कारण क्या है, अब हम उस पर जरा प्रकाश डालते हैं। सामान्य पर्यावरण को भूगोल का भाग माना जाता है, लेकिन वर्तमान में अधिकांश मुद्दे ऐसे हैं जिनका कोई एक देश या सरकार समाधान नहीं कर सकती। इसका समाधान सारे विश्व को मिलकर करना आवश्यक है। इसके चिंतन के मुख्य कारण किस प्रकार हैं, आओ उस पर जरा गौर करते हैं। पहला होता है वैश्विक स्तर पर कृषि योग्य भूमि में कमी। पूरे विश्व में कृषि योग्य भूमि में कमी हुई है। मृदा की उर्वरता में भी कमी आई है, क्योंकि निरंतर विशेष प्रकार की फसलों का लिया जाना मृदा की बनावट को बदलता है और मृदा के साथ उसकी उर्वरता में कमी करता है। इसके अतिरिक्त चरागाह समाप्त होने, जलाशयों में प्रदूषण के परिणाम स्वरूप जल की मात्रा घट रही है। मत्स्य के साथ साथ खाद्य उत्पादन में कमी आ रही है। विकासशील देशों में स्वच्छता तथा स्वच्छ जल की कमी एक गंभीर समस्या बनी हुई है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के अनुसार प्रतिवर्ष लगभग 30 लाख बच्चे अकाल मौत के शिकार होते हैं। वनों की अनियंत्रित कटाई हो रही है, इससे जैव विविधता का ह्रास हो रहा है और साथ साथ जल चक्र भी असंतुलित हो रहा है। पृथ्वी के ऊपर वायुमंडल में ओजोन गैस की सांद्रता में कमी के कारण
समुद्र तटीय क्षेत्रों में मानवीय क्रियाकलाप तथा समुद्री पर्यावरण की गुणवत्ता में कमी आती चली जा रही है। प्यारे बच्चों, पर्यावरण जागरूकता के लिए वैश्विक स्तर पर पर्यावरण के ह्रास के प्रति जागरूकता बहुत पहले से ही विद्यमान है, लेकिन आर्थिक विकास के कारण पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव के संदर्भ में इसकी शुरुआत 1960 के दशक के बाद प्रारंभ हुई। सन 1972 में वैश्विक मुद्दों से संबंधित विद्वानों के एक समूह क्लब ऑफ रोम ने लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशित की, जो बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण हो रहे प्राकृतिक संसाधनों के विनाश को चित्रित करती थी। इसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी तथा अनेक अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने पर्यावरण के अध्ययन और शोध को बढ़ावा देना शुरू किया, जिनसे इससे संबंधित समस्याओं का हल निकाला जा सके। फिर इसके बाद वर्ष 1987 में प्रकाशित अवर कॉमन फ्यूचर नामक बर्डलैंड रिपोर्ट में इस बात की चेतावनी दी गई कि आर्थिक विकास के वर्तमान तरीके भविष्य के लिए टिकाऊ नहीं होंगे। इसके अतिरिक्त इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि विश्व के दक्षिणी हिस्सों में औद्योगिक विकास की मांग अधिक प्रबल है। जो प्रथम पृथ्वी सम्मेलन था, जो वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वावधान में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरियो में हुआ, इसमें विश्व के 170 देशों ने भाग लिया। अनेक उद्योगों के प्रतिनिधि इसमें शामिल थे। इसमें कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल थे। इस पर्यावरण में इस सम्मेलन के माध्यम से विकसित तथा अविकसित देशों के एजेंडा में अंतर स्पष्ट दिखाई दिया। एक और जहां विकसित देशों की चिंता प्रमुख विषय ओजोन परत में छेद तथा वैश्विक ताप में वृद्धि था, वहीं दूसरी ओर दक्षिण अथवा अविकसित देश आर्थिक विकास और पर्यावरण प्रबंधन के आपसी रिश्ते सुलझाने को अधिक महत्व दे रहे थे। रियो डी जेनेरियो में हुए सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी पर बल दिया गया, जिसको एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। इस सम्मेलन के अनुसार आर्थिक वृद्धि का तरीका ऐसा होना चाहिए जिसमें पर्यावरण को हानि किए बिना विकास हो सके, यानी सतत विकास हो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए। ये इसका मुख्य मुद्दा था। साझी संपदा। साझी संपदा संसाधन से तात्पर्य ऐसे संसाधन से है जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार न होकर सबका अधिकार होता है, उसे साझी संपदा कहा जाता है। इसमें नदी आती हैं, मैदान, कुएं। इसमें ऐसी संपदाएं जिस पर समाज के प्रत्येक या समुदाय के प्रत्येक सदस्यों का समान अधिकार होता है, समान उत्तरदायित्व होते हैं। इसमें जनसंख्या में वृद्धि, पारिस्थितिक तंत्र के क्षरण के कारण वैश्विक स्तर पर साझी संपदा के आकार तथा गुणवत्ता में कमी के साथ साथ गरीबों के लिए इसकी उपलब्धता की कमी हो रही है। भारत में सरकारी स्वामित्व वाली वन भूमि में पाए जाने वाले पावन वन प्रांतर साझी संपदा के प्रबंधन का सर्वोत्तम उदाहरण है। जो साझी संपदा है, इसमें समुद्री क्षेत्र, नदियाँ, वायु, जल, भूमि, ये सब साझी संपदाएं कहलाती हैं। क्योंकि साझी संपदा व इसकी सुरक्षा वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिन पर किसी एक देश का संप्रभुत्व नहीं है, वो सबके अधिकार में हैं। उनका प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा किया जाता है। उसे ही वैश्विक संपदा या पूरी मानवता की संपदा कहा जाता है या विरासत कहा जाता है। पृथ्वी का वायुमंडल, अंटार्कटिका, समुद्री सतह, बाह्य अंतरिक्ष, ये वैश्विक संपदा की सुरक्षा के कुछ महत्वपूर्ण समझौते किए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। पहली संधि है अंटार्कटिका संधि, अंटार्कटिक ट्रीटी 1959। दूसरी है मॉन्ट्रियल न्यायाचार, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987। तीसरा है अंटार्कटिका पर्यावरणीय न्यायाचार, अंटार्कटिक एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल 1991। इन सभी समझौतों ने पारिस्थितिकी की समस्या का हल किया, लेकिन कुछ वैज्ञानिक साक्ष्यों और समय सीमा को लेकर मतभेद रहे हैं। 1980 के दशक में अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन परत में छेद की खोज होने की पुष्टि हुई। इसी तरह वैश्विक संपदा के रूप में बाह्य अंतरिक्ष के इतिहास से भी पता चलता है कि इस क्षेत्र के प्रबंधन पर उत्तर दक्षिणी गोलार्ध के बीच मौजूद असमानता का प्रभाव पड़ा है। धरती के वायुमंडल और समुद्री सतह के समान यहाँ भी महत्वपूर्ण तथ्य प्रौद्योगिकी और औद्योगिक विकास का ही है। स्पष्ट है कि बाह्य अंतरिक्ष की खोज का लाभ न तो वर्तमान पीढ़ी के लिए बराबर है और न ही भावी पीढ़ी के लिए बराबर है।
साझी संपदा परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत क्या है? इस सिद्धांत की उत्पत्ति पर्यावरण के मुद्दे पर उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध के बीच असहमति के कारण हुई। इसके अंतर्गत उत्तर के विकसित देश पर्यावरण के वर्तमान स्वरूप पर चर्चा के साथ पर्यावरण संरक्षण में सभी देशों की बराबर भागीदारी चाहते हैं। दूसरी ओर दक्षिण के विकासशील देशों का मत है कि वैश्विक परिस्थितिकी को सबसे अधिक नुकसान उत्तर के विकसित देशों के औद्योगिक विकास से पहुंचा है, अतः उन्हें पर्यावरण को ही नुकसान की भरपाई के लिए जिम्मेदारी उठानी चाहिए। इसी प्रकार विकासशील देशों का मत है कि वो अभी औद्योगिकरण के विकास प्रक्रिया के दौर से गुजर रहे हैं, अतः उन पर पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित प्रतिबंध कानून विकसित देशों के समान नहीं होने चाहिए। क्योंकि सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी विकसित देशों की है, विकासशील देश अभी विकास के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारी डालना उचित नहीं होगा। वर्ष 1992 में पृथ्वी सम्मेलन में विकासशील देशों की मांग को मानते हुए साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियों का सिद्धांत स्वीकार कर लिया गया। इसके लिए 1992 के ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के नियमाचार इस सिद्धांत को स्वीकृति प्रदान करते हुए कहा गया कि इस संधि को स्वीकार करने के वाले देश अपनी क्षमता के अनुरूप पर्यावरण के क्षरण में अपनी जिम्मेदारी और हिस्सेदारी का निर्वहन करेंगे। इसके बाद जून 2005 में विकसित देश के ग्रुप G8 की बैठक हुई। इसमें भारत ने ध्यान दिलाया कि विकासशील देशों की प्रति व्यक्ति ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की दर विकसित देशों की तुलना में बहुत कम है, नगण्य है। इसलिए भारत का समान परंतु भिन्न जिम्मेदारियों के सिद्धांत के आधार पर भारत ने इस विचार को महत्व दिया कि ग्रीन हाउस प्रभावों को सीमित करने की प्रमुख जिम्मेदारी विकसित देशों की है, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से इन गैसों का उत्सर्जन कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग और क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, अब इस पर हम चर्चा करते हैं। जब वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन की मात्रा वृद्धि के कारण वैश्विक तापमान बढ़ता है, वैश्विक तापमान में वृद्धि होने लगती है, तो इसे ही ग्लोबल वार्मिंग या वैश्विक तापमान कहते हैं। यह पृथ्वी के जीवन के लिए बहुत ही घातक है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव को कम करने के संबंध में ही वर्ष 1997 में जापान के क्योटो शहर में क्योटो प्रोटोकॉल नामक एक समझौते को अंतिम रूप दिया गया। इसके अंतर्गत औद्योगिक देशों के लिए ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करने के लिए लक्ष्य निर्धारित हुए। क्योटो प्रोटोकॉल के अंतर्गत भारत, चीन तथा अन्य विकासशील देशों को इसकी बाध्यताओं से अलग रखा गया है, क्योंकि ऐतिहासिक तथा मौजूदा ग्रीन हाउस उत्सर्जन में इन देशों का योगदान कम है। भारत में वर्ष 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करके इसका अनुमोदन किया। क्योटो प्रोटोकॉल को 16 फरवरी 2005 में लागू किया गया है। भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रयास। पर्यावरण संरक्षण की समस्या किसी एक देश की समस्या नहीं है, यह पूरे विश्व की एक वैश्विक समस्या है। इसलिए पर्यावरण क्षय के परिणाम सभी देशों के सामने हैं। भारत द्वारा भी पर्यावरण संरक्षण के लिए बहुत सारे प्रयास किए गए, जिनमें नेशनल ऑटो फ्यूल पॉलिसी का लागू करना, इसके अंदर स्वच्छता ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा वर्ष 2017 से सभी वाहनों के लिए BS4 मानक ईंधन अनिवार्य कर दिया गया है। वर्ष 2001 के ऊर्जा संरक्षण अधिनियम के द्वारा ऊर्जा के तरीकों को अपनाने पर बल दिया गया है। 2003 के बिजली अधिनियम में नवीनीकरण ऊर्जा, रिन्यूएबल एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा दिया गया है। हाल के दिनों में भारत प्राकृतिक गैस के आयात तथा स्वच्छ कोयले के उपयोग पर आधारित प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दे रहा है। वहीं दूसरी ओर बायोडीजल से संबंधित राष्ट्रीय मिशन को चलाया जा रहा है। इससे पर्यावरण के संरक्षण के साथ साथ स्वच्छ ऊर्जा भी प्राप्त हो रही है। भारत के पर्यावरण संरक्षण से संबंधित उपायों में जहां ये बातें अभी आपको बताई गई हैं, वहीं पर एक और चीज़ मैं जोड़ना चाहता हूं कि इसी वर्ष भारत सरकार ने BS4 मानक ईंधन अनिवार्य के स्थान पर BS6 मानक ईंधन अनिवार्य कर दिया है। पर्यावरण आंदोलन। वर्तमान समय में पर्यावरण आंदोलन आज के सबसे अधिक जीवंत
प्रभावशाली और पर्यावरण के प्रति संवेदना बढ़ाने वाले, जागरूकता बढ़ाने वाले आंदोलन माने जाते हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए एक नई दृष्टि प्रदान इन आंदोलन से हुई है। पर्यावरण को सबसे अधिक हानि खनन उद्योग से होती है, क्योंकि इससे जो पृथ्वी के अंदर उपलब्ध संसाधन हैं उनका दोहन किया जाता है, उन्हें बाहर निकाला जाता है। इससे पर्यावरण का स्वरूप ही बदल जाता है और इससे जल की भी हानि होती है। जल प्रदूषित हो जाता है, स्थानीय वनस्पतियों का विनाश हो जाता है और जो मानव बस्तियां होती हैं उनके विस्थापन की समस्या उत्पन्न हो जाती है, उन्हें विस्थापित होना पड़ता है। इस प्रकार से खनन गतिविधियों के कारण विभिन्न जन समुदायों को विस्थापन का सामना जब करना पड़ता है तो उससे आंदोलनों का जन्म होता है। और इस काम के लिए जो ऑस्ट्रेलिया की बहुराष्ट्रीय कंपनी है वेस्टर्न माइनिंग कॉरपोरेशन, उसके खिलाफ फिलीपींस के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया में भी विरोध प्रारंभ हुए। इसके बाद इस आंदोलन के परिणाम स्वरूप आदिवासियों के बुनियादी अधिकारों को लेकर जो आंदोलन ये हुआ, उससे वर्षों में नदियों को बचाने के लिए बांध विरोधी आंदोलन भी प्रारंभ हो गए और उनकी प्रवृत्ति भी बढ़ती चली गई। 1980 के दशक में विश्व का पहला बांध विरोधी आंदोलन दक्षिणी गोलार्ध के फ्रैंकलिन नदी तथा इसके आसपास वाले वनों को बचाने के लिए ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ। इस प्रकार से पर्यावरण को बचाने के लिए जितने भी आंदोलन चलाए जाते हैं उनमें आप देख रहे हैं आजकल कि बहुत ज़्यादा बेतहाशा वृद्धि हो गई है और पर्यावरण को बचाने के लिए जनमानस बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, जागरूक है। अब बात करते हैं निर्जन वन की। निर्जन वन क्या हैं? वाइल्डरनेस फॉरेस्ट क्या होते हैं? ऐसी वन भूमि को कहा जाता है जहां मानव का निवास नहीं होता। ऐसे वनों को जहां मानव निवास नहीं करते हैं उन्हें निर्जन वन की संज्ञा दी गई है। इनमें पर्यावरण को मनुष्य से अलग वस्तु माना जाता है, जिसको बाघ या अभयारण्य के रूप में बदलकर मनुष्य से बचाया जा सकता है। वहीं दक्षिणी गोलार्ध के देशों में पर्यावरण के अधिकांश मामले इस मान्यता पर आधारित हैं कि लोग वनों में भी रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया, स्कैंडिनेविया, उत्तरी अमेरिका और न्यूजीलैंड में वनों के स्थानों पर निर्जन वन की संख्या सबसे अधिक है। दक्षिणी गोलार्ध के देशों में भी विजनपन जहां कोई न रहता हो, यह अभियान क्रियाशील है। फिलीपींस में गरुड़ तथा अन्य शिकारी पक्षियों को बचाने के लिए हरित संगठन ने अभियान चलाया। भारत में बंगाल टाइगर को बचाने के लिए अभियान चला रहा है, क्योंकि इनकी संख्या विलुप्त के कगार पर चली गई है। इसके अतिरिक्त अफ्रीका में हाथी दांत के व्यापार को रोकने, हाथियों को बचाने के अभियान को चलाया गया। ब्राज़ील और इंडोनेशिया में जंगलों में विजनपन के कुछ प्रसिद्ध संघर्ष चल रहे हैं। इन सभी अभियानों का उद्देश्य किसी प्रजाति की रक्षा करना या निर्जन वनवासियों का संरक्षण देना है। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड संगठनों ने इस आंदोलनों की शुरुआत तथा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त स्वयंसेवी संगठनों, एनजीओ ने भी स्थानीय लोगों को इसमें सहायता पहुंचाई है। इस प्रकार से आज बहुत सारे वैश्विक संगठन पर्यावरण को बचाने की दिशा में प्रयत्नशील हैं और निरंतर कार्य कर रहे हैं। संसाधनों की भू राजनीति का संसाधनों की भू राजनीति क्या है? आप सभी जानते हैं कि मानव जीवन संपदा पर निर्भर करता है। जो प्राकृतिक संपदा है उसी के ऊपर हम हर तरह से निर्भर करते हैं। हमारे जीवन में जितनी भी सुख सुविधाएं हैं उनके लिए सब कच्चा माल हमें मानव संपदा से ही मिलता है, प्राकृतिक संपदा से ही मिलता है। तो इसके लिए पूरे विश्व में एक राजनीति है जो पश्चिम दुनिया ने अधिकांश व्यापारिक संबंध युद्ध तथा ताकत के रूप में रखा। इसके पीछे इन देशों की समुद्री नौवहन दक्षता, विदेश में संसाधनों की उपलब्धता तथा इसका प्रमुख कारण था शीत युद्ध के दौरान उत्तरी गोलार्ध के विकसित देशों ने बहुत सी रणनीतियां संसाधनों की सतत आपूर्ति के लिए ही बनाई, क्योंकि जिनका प्राकृतिक संसाधनों पर जितना अधिक अधिकार होगा वह देश उतना ही समृद्धशाली और समृद्ध होगा, ताकतवर होगा। इसी आधार पर समुद्री सीमा का विस्तार किया गया। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बहुराष्ट्रीय निगमों को सहायता देने के अतिरिक्त कई संधियां भी की गई। 20वीं सदी में वैश्विक अर्थव्यवस्था, ग्लोबल इकोनॉमी को तेल पर निर्भरता आप देख रहे होंगे, क्योंकि तेल के साथ प्रचुर मात्रा में अन्य संपदा भी जुड़ी है। अतः यही कारण है कि इस पर कब्जा या अधिकार जमाने के लिए
राजनीतिक संघर्ष चलता रहता है। सऊदी अरब के पास विश्व के कुल तेल भंडार का 1/4 तेल है। इसके बाद तेल भंडार का दूसरा सबसे बड़ा विश्व का देश इराक है। इन दोनों देशों के पास विश्व के तेल का एक बड़ा भंडार है। भविष्य में जो ऊर्जा की ज़रूरतें हैं, तेल का एक निश्चित भंडार है। ये प्राकृतिक संपदा सिकुड़ती जा रही है, कम हो रही है, तो इसलिए इसके लिए मारामारी मची हुई है विश्व में। जितनी भी राजनीति विश्व के अंदर है आज, उसका सबसे ज़्यादा रूप इस रूप में देख सकते हैं हम कि सारे देश किस तरह से ऊर्जा को हम प्राप्त कर लें, उनको कैसे हम कहीं से भी अपने इकट्ठा करके रख लें ताकि भविष्य की आवश्यकताओं को हम पूरा कर सकें। इसी और पूरी राजनीति आज केंद्रित है। इसी के लिए शक्ति परीक्षण पूरे विश्व में तनातनी चली हुई है। अब हम बात करते हैं जल संसाधन की। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है। आप सब जानते हैं जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, क्योंकि जल पर ही कृषि आधारित है। जल के बिना किसी का काम नहीं चल सकता। हम जिस भूभाग पर रहते हैं, ये वसुंधरा जलग्रह कहलाती है। फिर भी बहुत सारे भाग ऐसे हैं जहाँ पर पेयजल का संकट है, शुद्ध जल की कमी है, स्वच्छ जल पीने के लिए उपलब्ध नहीं है। तो जल संसाधन एक महत्वपूर्ण संसाधन है। विश्व के कुछ भागों में स्वच्छ जल की कमी होती चली जा रही है। स्वच्छ जल समान मात्रा में विश्व के हर क्षेत्र को उपलब्ध आज नहीं है। 21वीं सदी में ये सभी मुद्दे जल संसाधन के लिए विवादित सिद्ध होंगे। इस जीवनदायी संसाधन को लेकर हिंसक युद्ध जैसी आशंका है। कुछ विद्वानों का तो यहां तक कहना है कि भविष्य में जल युद्ध भी होगा। इसके कुछ उदाहरण देखने को मिलते हैं। राज्यों द्वारा नदियों के जल के बंटवारे पर तनातनी चल रही है। प्रदूषण सिंचाई में बांधों को प्रभावित कर रहे हैं। इजराइल, सीरिया, जॉर्डन जैसे देशों के बीच संघर्ष 1950 और 1960 को जॉर्डन यारमुक नदी को लेकर विवाद चला रहा है। वस्तुतः संसाधन जितने अधिक होंगे, उस देश की अर्थव्यवस्था उतनी ही मजबूत होगी, उतनी ही ताकतवर होगी। इसमें जल संसाधनों के आधार पर देश का औद्योगिकरण, आर्थिक विकास तथा सैन्य शक्ति भी बढ़ती जाती है। विश्व राजनीति में भी उस देश को वर्चस्व प्राप्त होने लगता है जिसके पास अत्यधिक संसाधन होते हैं। इसलिए हर देश इन संसाधनों तक अपनी पहुंच बनाना चाहता है। इसी उद्देश्य को प्राथमिकता देकर अपनी विदेशी नीति का प्रत्येक देश निर्माण करता है कि किस प्रकार से उसकी पहुंच अधिक से अधिक प्राकृतिक संसाधनों तक बन सकती है। मूलवासी और उनके अधिकार। मूलवासी किसे कहते हैं? इन मूलवासियों को आदिवासी भी कहा जाता है। ऐसी जातियां जो प्राचीन काल से, जिनके पूर्वज किसी देश में रहते रहे हैं और आदिकाल से किसी विशेष भूभाग से वो जुड़े हुए हैं, उन्हें मूलवासी कहा जाता है। ये अपनी परंपराओं और संस्कृति तथा रीति रिवाजों के साथ ही जीते हैं। इनका जीवन यापन, इनकी आर्थिक सामाजिक गतिविधियां अपनी विशेष पद्धति के आधार पर ही होती है। भारत सहित विश्व के अन्य भागों में लगभग 30 करोड़ मूलवासी रहते हैं। ये फिलीपींस के कोर्डिलेरा क्षेत्र में 20 लाख हैं। चिली के मापुसे नामे मूलवासियों की संख्या 10 लाख है। बांग्लादेश के चटगांव पर्वत क्षेत्र में ये 6 लाख हैं। उत्तरी अमेरिका में ये 3,50,000 हैं। पनामा कुना आदिवासी 50,000 हैं, जबकि सोवियत संघ में 10 लाख मूलवासी रहते हैं। इनके मूल निवास स्थान मुख्यतः मध्य व दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया तथा भारत में हैं। भारत में इनको आदिवासी भी कहा जाता है। भारत के जो आदिवासी हैं वो भारत की कुल जनसंख्या का लगभग 8% हैं। ये सारे लोग आज भी दुर्गम क्षेत्रों में रहते हैं। इनको भारत में मूलवासी को अनुसूचित जनजाति या आदिवासी शब्द का प्रयोग भी किया गया है। भारत की कुल जनसंख्या में इनका महत्वपूर्ण योगदान है। ये 1975 में वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल का संगठन जब किया गया तो भारतीय संविधान के तहत मूलवासियों को वैश्विक राजनीति मंच मिला। इसके उपरांत संयुक्त राष्ट्र संघ में सबसे पहले इस परिषद को परामर्शदायी परिषद का दर्जा दिया गया। इस प्रकार मूलवासियों के अधिकारों के लिए कुछ कार्य किया गया है। अब हम अध्ययन करते हैं कि पर्यावरण का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है। पर्यावरण का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है, इसको हम इन रूपों में देख सकते हैं। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, जो ये अध्याय हम पढ़ रहे हैं
इसका क्या महत्व है हम सब के लिए। सबसे पहली चीज़, जागरूकता के साथ हम सब पर्यावरण के प्रति अपने दायित्वों को समझ सकें, ये भी इसका एक मुख्य पहलू है। पर्यावरण को बचाने व संतुलित बनाए रखने के लिए हम किस प्रकार से योगदान कर सकते हैं सक्रिय, ताकि हम सबका जीवन सुखी व सुरक्षित हो। इसके अलावा संतुलित पर्यावरण ही मानव जीवन का आधार भी है। मानव जीवन की समस्त आवश्यकताएं पर्यावरण से ही पूरी होती हैं। स्वच्छ पर्यावरण से ही स्वस्थ मानव समाज का निर्माण हो सकता है। पर्यावरण के बिना जीवन की हम कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। इस प्रकार से हमारे मानव जीवन में समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम निर्भर करते हैं अपने पर्यावरण पर। इस प्रकार से पर्यावरण के इस अध्याय का अध्ययन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि इससे हमारी जागरूकता बढ़ जाए, जन जन को ये पता चले, आप सबको ये पता चले कि किस प्रकार से हम अपने पर्यावरण के अंदर जिएं, कैसी गतिविधि करें, ताकि हमारे पर्यावरण सुरक्षित रहे और हमारा जीवन भी स्वस्थ और सुरक्षित रह सके। बच्चों, आज हमने पर्यावरण से क्या सीखा, इस अध्याय के अध्ययन से हम क्या क्या प्राप्त कर रहे हैं, इसका हमने परिचय प्राप्त किया कि पर्यावरण क्या होता है, इसके प्रकार कितने हैं। इसके दो प्रकार हैं, भौतिक पर्यावरण और सांस्कृतिक पर्यावरण। विश्व राजनीति में पर्यावरण चिंतन के कारण क्या हैं। विश्व राजनीति में पर्यावरण के चिंतन ये हैं कि पर्यावरण के दोहन को हम कैसे कर सकते हैं। सारे विश्व इस विषय में चिंतित हैं कि पर्यावरण के संसाधनों को हम कैसे कब्जे में लें। ये सब बातें पर्यावरण चिंतन का कारण है। दूसरे, पर्यावरण के अंदर जो हम गतिविधि कर रहे हैं उससे जो समस्याएं खड़ी हो रही मानव जीवन के समक्ष, वो हमारे गंभीर चिंतन का विषय होना चाहिए। वही है, पर्यावरण की जागरूकता बढ़ा रहा है ये अध्याय। साझी संपदा के बारे में जानकारी मिली हमको, ग्लोबल वार्मिंग और क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में हमें जानकारी मिली कि इस पृथ्वी को बचाने के लिए ये क्योटो प्रोटोकॉल क्या थी, पर्यावरण आंदोलनों का महत्व क्या है हमारे जीवन में, निर्जन वन किसे कहेंगे, ये सब हमने बताया। संसाधनों की भू राजनीति क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त की, और मूलवासी तथा उनके अधिकारों की रक्षा कैसे हो सकती है, इसकी जानकारी इस अध्याय में मिलती है। प्रिय छात्रों, अब आपके लिए गृह कार्य है थोड़ा सा। इस अध्याय संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर लिखे हैं मैंने, इनको आप अपनी नोटबुक में नोट कर लें और इनके उत्तरों को याद करें। पहला प्रश्न है, पर्यावरण क्या है। दूसरा प्रश्न है, पर्यावरण का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तीसरा, पर्यावरण के प्रति हमारे दायित्व क्या हैं। चौथा, प्राकृतिक संसाधन क्या हैं। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी सम्मेलन का उद्देश्य क्या है। छठा है, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है। सातवां है, साझी संपदा क्या है। आठवां है, जल संसाधन क्या है। और अंतिम 9वां प्रश्न है, मूलवासी किसे कहते हैं। इन सारे प्रश्नों को अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा और इनका उत्तर याद करके अपनी तैयारी करिएगा एग्जाम की उसी प्रकार से। प्यारे बच्चों, आशा है आपने ये अध्याय अच्छी तरह समझ लिया होगा। इसी के साथ ये अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।